मेरे प्यारे बंधुओं, मैं नरोत्तम मिश्रा मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं यहाँ यूपी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, खास करके हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक, जो कि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन। जी हाँ, सुनने में और इसे पढ़ने में भी थोड़ा जटिल तो है, लेकिन मैं कह दूं आपको, ये पहुंचते हैं वह मंजिल तक, पहुंचते वो हैं मंजिल तक जो चलना जानते हैं। सितारे वही चमकते हैं जो जलना जानते हैं। फतह करते हैं हर मंजिल वो अपने हौसलों से, फतह करते हैं वो हर मंजिल अपने हौसलों से, जमाने में जो गिरकर भी संभलना जानते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस समय सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं वह आपका लगातार अध्ययन ही है। और निष्दिन आप यह प्रण कर लें, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। और आज का यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन है, वह आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आप अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किन किन लोगों का योगदान रहा, किन किन लोगों ने हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया, उनका प्रयास कहाँ तक सफल हुआ, और किन लोगों ने इस हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कैसे, किस तरह से किया है, क्या क्या मान्यताएं रही हैं उनकी। इन सारी मान्यताओं को देखते हुए, उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बखूबी इसको समझने का प्रयास करेंगे। ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखिए। इससे संबंधित एक और वीडियो मेरे मगध क्लासेस के चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी एक बार देख लेंगे। और लगातार आपको नए नए वीडियोस आपको प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि प्रतिदिन हिंदी साहित्य के लाइव कक्षाएं भी संचालित की जा रही है, ऑनलाइन पेड क्लासेस चालू है, तो आप उससे भी जुड़ करके और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन किसने प्रारंभ किया। तो सबसे पहला नाम आता है गारशा दताशी का, जो फ्रांस के एक बड़े विद्वान रहे, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक इस्तवार दला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, इस पुस्तक में कई हिंदी कवियों और उर्दू कवियों का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। फ्रांस के लेखक, याद रखेंगे, गारशा दताशी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया है। हालांकि गारशा दताशी के हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा वह कई मायने में उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि इन्होंने काल विभाजन को प्रस्तुत नहीं किया, काल विभाजन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए गारशा दताशी के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी मायने नहीं रखता है। उसके बाद एक भारतीय लेखक ने भी इसका प्रयास किया था हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का। आपने नाम सुना होगा शिव सिंह सेंगर का, जिन्होंने कि शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक में हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया था। अभी अगर बात किया जाए काल विभाजन का, तो शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था।
तो काल विभाजन की जहाँ तक बात आती है, प्रश्न यहीं से उठते हैं, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और काल विभाजन के प्रश्न के मामले में यदि देखा जाए तो हिंदी साहित्य में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास किया। जॉर्ज ग्रियर्सन पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटकर प्रस्तुत किया। हालांकि ग्रियर्सन ने इस बात को स्वीकारा है कि हमारे सारे तथ्य, जो भी तथ्य इसमें दिए गए हैं, जो ईस्वी संवत की बात कही गई है, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है, क्योंकि उस समय वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी या जानकारियों के अभाव में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके कारण ईस्वी संवत आदि के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वह बहुत हद तक, मतलब 100% इसको शुद्ध नहीं माना जा सकता है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि बाद के जो भी इतिहास लेखक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में जिन्होंने भी हाथ बटाई, उनको जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रेरणा तो मिली ही, बहुत सारी जानकारियां भी उपलब्ध हो सकी, जिसके कारण हमारे यहाँ एक समुचित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, इस पूरे काल विभाजन में उसको 11 भागों में विभक्त किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन पूरे हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांटता है। हम बारी बारी से देखेंगे, जानेंगे कौन कौन से वो भाग बांटे, कौन कौन नाम दिया है। तो इन्होंने सबसे पहले बात कि 7वीं सदी से प्रारंभ करके हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं सदी से मानते हैं, जो अब तक का ये इतना लंबा जो कालक्रम रहा। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए यहाँ पे कि यह जो साहित्य का इतिहास है, यह जो परंपरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा साहित्य के संबंध में कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ के जनता के चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्तियाँ परिवर्तित होती है, वैसे वैसे साहित्य का रूप भी बदलता रहता है। अर्थात कि साहित्य की धारा नदी की धारा जैसी है और यह लगातार प्रवाहमान है, बहती रहती है। तो ऐसा नहीं है यहाँ जो ईस्वी संवत की चर्चा की जाएगी, अब यह फिक्स्ड नहीं है कि बस उतनी ही ईस्वी से यह काल प्रारंभ हो गया, क्योंकि युग परिवर्तन में समय लगता है। यह कोई बिजली का स्विच नहीं है जिसको दबाते ही बल्ब जल जाए, इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता, इसमें समय लगते हैं। तो एक कहा जा सकता है मोटा मोटी आंकड़ा है कि इतने ईस्वी से, इतने संवत से यह काल प्रारंभ होता है। तो आइए हम बात कर रहे थे जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य में, उसके संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा, जिसका प्रारंभ वे 7वीं सदी से मानते हैं अब तक को। और इसमें पहले काल का नाम दिया इन्होंने चारण काल। प्रथम भाग जो बनाया, इसका प्रथम भाग जो लिखा, उसमें उसका नाम इन्होंने चारण काल लिखा। उसके बाद दूसरा में बताया 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण यह दूसरा भाग है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास का। तीसरे भाग में इन्होंने जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता चौथा हिस्सा जो बांटा, उसमें इन्होंने बताया
ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और पांचवा जो इनका काल है, पांचवें भाग में इन्होंने मुगल दरबार की चर्चा की। मुगल दरबार, इसके बारे में लिखा। छठे पार्ट को इन्होंने जो बांटा, उसमें इनका तुलसीदास। सातवें भाग रीति काव्य। आठवें में इनका तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां भाग जो है, इसमें 18वीं शताब्दी इसका नाम दिया। 10वां भाग, इसमें इन्होंने कंपनी के शासन काल में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन काल में हिंदुस्तान, और 11वें भाग में इन्होंने लिखा महारानी विक्टोरिया के शासन में, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वह 11 भागों में विभक्त है। पहला भाग चारण काल, दूसरा नाम दिया 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जयसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान, और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। तो इस तरह से हमने देखा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया उसको इन्होंने 11 भागों में विभक्त किया है। तो प्रथम जो भाग है चारण काल, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चारण काल नाम किसने दिया था। हिंदी साहित्य का जो शुरुआती काल है उस शुरुआती काल का नाम चारण काल किसने दिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल के नाम से कहा बताया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रयास फिर मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधु, इनके द्वारा लिखित पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है। इस मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है यह जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से अधिक पुष्ट माना जाता है। और इसमें हम लोग अब जाने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वह कितने भागों में है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इसमें मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने जो प्रयास किया उसमें इन्होंने 5 काल बांटे। प्रथम को इन्होंने आरंभिक काल कहा, आरंभिक काल, परंतु इस आरंभिक काल को 2 भाग में विभाजित किया है। एक पूर्व आरंभिक काल और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। आरंभिक काल नाम दिया इन्होंने हिंदी साहित्य के पहले काल को, लेकिन इनका मानना है कि हिंदी साहित्य का पूर्व आरंभिक काल यह जो है 600 विक्रम संवत से प्रारंभ होता है जो अब तक है। दूसरा इन्होंने नाम दिया माध्यमिक काल।
माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो भाग में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल एवं उत्तर माध्यमिक काल। तीसरा नाम इन्होंने, तीसरा जो युग बांटा उसे अलंकृत काल का नाम दिया, उसका नाम अलंकृत काल रखा गया। और इसके भी दो भाग, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। चतुर्थ भाग इसका, इसमें इन्होंने इसका नाम रखा परिवर्तन काल और पांचवें का नाम वर्तमान काल रखा। तो इस तरह से मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो किया है, उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के काल को 5 खंडों में बांटा। प्रथम खंड आरंभिक काल, आरंभिक काल को भी 2 खंड में विभाजित किया गया, पूर्व आरंभिक काल एवं उत्तर आरंभिक काल। दूसरा खंड जो है इन्होंने नाम दिया इसका माध्यमिक काल, इसके भी 2 भाग किए, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। तीसरा अलंकृत काल कहा, इसमें भी पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल के नाम से इसे जाना गया। चौथे परिवर्तन काल के नाम से जाना जाता है और पांचवा को इन्होंने वर्तमान काल कहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो नाम दिया था उसी आधार पर, परंतु इन्होंने जो नाम दिया वह एक पुष्ट नाम दिया, जिसका एक तथ्य भी प्रस्तुत किया, इसका कारण भी बताया और कई अर्थों में मिश्र बंधु के द्वारा किया गया काल विभाजन मान्य है। अभी मिश्र बंधु के बाद हम देखते हैं कि अपने यहाँ रामचंद्र शुक्ल, जिनके हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, उनके द्वारा जो किया गया काल विभाजन है वही सर्वमान्य है। लोग उसी का अध्ययन करते हैं और परीक्षाओं में उससे ही संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। परंतु इन सारी बातों की जानकारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो लोग यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए हैं या फिर पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, उनको भी यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि किन लोगों ने काल का विभाजन किस प्रकार से किया है। अभी मिश्र बंधु विनोद के बाद हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, उसको उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया, क्या क्या नाम दिया है। तो आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है, उसमें इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल का नाम बड़े श्रद्धा के साथ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन को हम देखें, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। और तो इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसे तो देखते हैं। 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा, 4 भाग कहिए या 4 काल कहिए, 4 कालों में इन्होंने इसे बांटा है। सबसे पहला नाम इन्होंने दिया, सबसे पहला भाग का जो आदि काल के नाम से जाना जाता है, आदि काल नाम दिया था इन्होंने। हालांकि आदि काल का एक दूसरा नाम जो काफ़ी प्रचलित रहा, वीर गाथा काल, इसे वीर गाथा काल भी कहा गया है। वीर गाथा काल
जिसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यह काल 1050 विक्रम संवत से प्रारंभ होकर 1375 विक्रम संवत तक रहा। हालांकि आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि विक्रम संवत और ईस्वी सन में क्या अंतर होता है। तो विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष बड़ा है, अर्थात कोई भी ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देने से 57 जोड़ देने से विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि आदि काल या वीर गाथा काल, जो कि 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना गया है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। दूसरा इन्होंने नाम दिया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये भक्ति काल, इसके संबंध में इन्होंने लिखा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। और तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल, ये दोनों मैं वही नाम लिख रहा हूं जो हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध नाम हैं। तो उत्तर काल, उत्तर मध्यकाल या रीति काल नाम दिया गया, जो कि विक्रम संवत 1700 से 1900 तक माना गया है। उसके बाद इन्होंने चौथा नाम रखा इसका आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। यह गद्य काल या आधुनिक काल जो है वह 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक माना जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है उसे 4 भागों में बांटा या 4 कालों में बांटा, जिसमें सबसे पहला इन्होंने आदिकाल नाम दिया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके विक्रम संवत भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप याद रखेंगे आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत तक और उत्तर मध्यकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक तथा आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक का माना जाता है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आप लोगों ने देखा। हालांकि अगले वीडियोज में आपको इस पूरे के बारे में बताया जाएगा, आदिकाल क्या है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या रही, उसकी विशेषताएं क्या रही, इसके गुण अवगुण क्या रहे, और साथ ही साथ आदिकाल में जो कुछ भी पढ़ना है आपको और सारा चीज़ आपको विस्तार से बताया जाएगा। आज सबसे पहले हम लोग यह देख लें कि किन लोगों ने किस तरह से हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखा है, काल को बांटा है। इसके बाद अगर हम बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर हम बात करें, तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि आप ध्यान देंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन, उसके नामकरण में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इसको कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया। इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था, आरंभिक काल था, उसका नाम इन्होंने संधि काल दिया। संधि काल, जिसके बारे में इन्होंने लिखा 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक इसका समय दिया। संधि काल के बाद इन्होंने दूसरा काल चारण काल माना है। हालांकि आपने देखा अभी कि ग्रियर्सन ने
हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में चारण काल को प्रथम काल कहा। सबसे पहला उन्होंने जो काल विभाजित किया उसमें चारण काल पहला नाम दिया है आचार्य ग्रियर्सन ने। तो चारण काल इसका काल जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं 1000 से लेकर 1375 तक। जैसा कि आपने देखा है अभी रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन किया उसमें उन्होंने जो प्रारंभिक काल जो था, आदि काल जो था, उसका संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना है। इन्होंने भी चारण काल 1000 से लेकर 1375 तक माना। उसके बाद इन्होंने अगला नाम दिया भक्ति काल। भक्ति काल जो कि 1375 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक। अगला इन्होंने रीति काल के रूप में इसको देखा अगले समय को। तो इसमें इन्होंने जो है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक इसे माना है। और पांचवें को इन्होंने भी आधुनिक काल के नाम से बताया है। तो आपने देखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में इस तरह से नाम प्रस्तुत किया, इसको इस तरह से बांटा है। पहले काल को इन्होंने संधि काल नाम दिया, दूसरे काल को चारण काल, तीसरे काल को भक्ति काल, चौथे काल को रीति काल और पांचवें जो हैं वह आधुनिक काल के नाम से जाना गया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन सारे तथ्यों को अपने मस्तिष्क में समाये बैठे हैं और हृदय में ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का सार्थक प्रयास किया है, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी का भी काल विभाजन हम लोग देख लें। इन्होंने भी वही, अब आधार वही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला ही, परंतु थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें भी किया गया बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी साहित्य के काल को इस तरह से विभाजित किया है। सबसे पहला काल जो इन्होंने नाम दिया वह आदि काल रखा है। आदि काल, इसको इन्होंने 1000 ईस्वी से 1000 विक्रम संवत से लेकर 1400 विक्रम संवत तक माना। उसके बाद इन्होंने पूर्व मध्य युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम पूर्व मध्य काल रखा था, इन्होंने पूर्व मध्य युग कहा है और इसको इन्होंने 1400 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक इसे बताया। तीसरा उत्तर मध्य युग, उत्तर मध्य युग, इसका काल 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। तो हम कह सकते हैं ये सारे तथ्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन से मिलता जुलता है, इसलिए इसमें और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो चौथा, इन्होंने भी आधुनिक युग इसे कहा, 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक का काल इसे माना। और इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी के बाद नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का। गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने भी काल विभाजन का, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सार्थक प्रयास किया है और कई अर्थों में इसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त जी, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य के इतिहास को इस तरह से बांटा, सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया। प्रारंभिक काल, इसको
वे 1184 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में काल का जो विभाजन है वह गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इसका प्रारंभिक काल 1184 से है और दूसरा काल का नाम इन्होंने लिया है पूर्व मध्यकाल। इसको पूर्व मध्यकाल नाम दिया। इसको इन्होंने 1350 ईस्वी से प्रारंभ माना है। तीसरा जो नाम इन्होंने लिखा उसके बारे में इन्होंने बताया कि यह उत्तर मध्यकाल है। तो हम देख रहे हैं अभी यहाँ भी कि गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा दिया गया नामकरण का भी बहुत सारा आधार यहीं से है, उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से। और चौथा जो इन्होंने कालबाट का नामकरण किया उस नामकरण में इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा भी किया गया जो प्रयास था काल विभाजन का वह भी अन्य लोगों से ही मिलता जुलता है। इन्होंने नाम दिया, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल नाम दिया है, उत्तर मध्यकाल नाम दिया है और आधुनिक काल नाम दिया है। ये आधुनिक काल 1857 ईस्वी से माना गया है। तो आप देख रहे हैं प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से है, पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से माना गया इसका प्रारंभ, उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से और आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 से माना है। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण है उनका भी काल विभाजन हमें भली भांति देख लेना चाहिए और उस नाम में है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वह भी काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर नागेंद्र ने काल का किस प्रकार से हिंदी साहित्य में विभाजन किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। यह डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन करते हुए उसके काल को बताते हुए इन्होंने सबसे पहला आदि काल नाम दिया। आदि काल, दूसरा नाम इन्होंने भक्ति काल, तीसरा नाम रीति काल, चौथा आधुनिक काल। परंतु आधुनिक काल में इन्होंने अलग अलग हिस्से किए। आधुनिक काल को इस तरह से बांटकर प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने सबसे पहला पुनर्जागरण काल के नाम से या इसको भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद छायावादोत्तर युग, रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि रहे हैं। छायावादोत्तर, उसके बाद प्रगतिवाद और नई कविता। तो इस तरह से आधुनिक काल के भी कई भाग में बांट करके प्रस्तुत किया है डॉक्टर नागेंद्र ने। आदिकाल, इनका मतानुसार आदिकाल जो है वह 7वीं सदी से प्रारंभ होता है। आदिकाल 7वीं सदी से प्रारंभ होता है, भक्ति काल 14वीं सदी से, रीति काल 17वीं सदी से और आधुनिक काल 19वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक काल के अलग अलग भाग किए गए, आप यहाँ देख रहे हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद और नई कविता। तो इस तरह से हम लोगों ने लगातार अलग अलग लेखकों के द्वारा जो काल विभाजन किया गया हिंदी साहित्य में, उनके नामकरण, उन्होंने क्या क्या नाम दिया, कैसे कैसे विभाजित किया, उन सारे चीज़ों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है। एक बार पुनः संक्षेप में इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहला काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिस्र बंधुओं ने
इसका काल विभाजन का प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और सभी ने अपने अपने हिसाब से, हालांकि इनका जो तथ्य है, सबसे प्रमुख तथ्य तो जॉर्ज ग्रियर्सन का रहा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था। बाद के जो भी लेखक हुए बाद में, जिन्होंने भी इसका काल विभाजन किया है, उसको आधार मानते हुए ही काल विभाजन किया। हालांकि सबसे सार्थक और सबसे सटीक काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है और यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक सर्वमान्य है और सारे लोग इसी से अध्ययन करते हैं और परीक्षाओं में इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन यह भी जानना बहुत जरूरी था कि किसने क्या कहा और कब से कब तक के काल को क्या नाम दिया है। अगले वीडियो में हम लेकर के उपस्थित होंगे अब बारी बारी से सभी कालों को, उसके काल के प्रमुख कवियों को, प्रवृत्तियों को, उसकी विशेषताओं को, उसके अवगुणों को, कैसे कैसे साहित्य रचे गए, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आगे उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।